नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो कुछ क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों पर भी आधारित होंगे। तो यहाँ से वीडियो के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से ज़रूर देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे हमको इसमें सूचकांक दिए गए हैं और उसके सामने आधार वर्ष दिए गए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक 1999 से 2000 जो आधार वर्ष है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसमें आधार वर्ष है 2016, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो 2016 है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो ये 2011 नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 1986 से 87 है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आइए जानते हैं कुछ और बातें। तो राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है और इसमें 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा थोक मूल्य सूचकांक जो 1999 से लेकर 2000 इसका जो आधार वर्ष है थोक मूल्य सूचकांक का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। सितंबर 2020 से आधार वर्ष है वो इसमें 2016 किया गया था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। इसके अलावा कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो 1986-87 है। सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो ग्रामीण और शहरी में संयुक्त रूप से इसमें 2012 है वो इसका आधार वर्ष है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित यानी बुनियादी मूल्यों पर कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत योगदान है। तो योगदान पूछा है, वो भी कृषि क्षेत्र में जो प्रचलित कीमतों के आधार पर बुनियादी मूल्यों में सकल राज्य मूल्यवर्धन में अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में 30.23% योगदान है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके संबंध में और कुछ बातें। तो राजस्थान में आर्थिक विकास के जो मुख्य सूचक है जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कितना है, तो स्थिर मूल्यों पर यानी 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 7,33,017 करोड़ रुपए। प्रचलित कीमतों पर कितना है, 11,96,137 करोड़ रुपए। इसके अलावा 2020-21 की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी हुई है, तो स्थिर मूल्यों पर इसमें 11.04% की वृद्धि हुई है, जबकि प्रचलित कीमतों पर इसमें 18.04% की वृद्धि हुई है। तो ये सारे ही आंकड़े हैं वो एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन है वो किसी न किसी रूप में पूछा जाएगा। इसके अलावा सकल राज्य मूल्यवर्धन जो स्थिर कीमतों पर इसमें क्षेत्रवार योगदान की अगर बात की जाए तो ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। कृषि क्षेत्र में 28.85 यानी 28.85% है वो कृषि क्षेत्र में योगदान है सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर। उद्योग में अगर बात की जाए तो 26.34% योगदान है और सेवाओं के क्षेत्र में 44.81% योगदान है। वहीं अगर बात की जाए सकल राज्य मूल्यवर्धन में बुनियादी यानी जो प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार इसमें योगदान कितना है, तो 30.23% है वो कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में 24.67% और सेवाओं के क्षेत्र में 45.10% योगदान है। तो ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो स्थिर कीमतों पर अगर बात की जाए तो 6,48,142 करोड़ रुपए है और प्रचलित कीमतों पर 10,78,903 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पूछी है, तो प्रचलित कीमतों पर ध्यान रखना, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 1,35,218 रुपये, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रचलित कीमतों पर है 1,35,218 रुपये। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 81,231 रुपये है वो स्थिर कीमतों पर है। तो ये दो रट लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए जानते हैं इसके संबंध में और कुछ बातें।
तो अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1,15,933 की तुलना में 2021-22 की अगर बात की जाए तो इसमें 1,35,218 रुपये अनुमानित है। कितनी वृद्धि हुई है? जो 16.63% की वृद्धि को दर्शाती है। राजस्थान में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 81,231 रुपये है वो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है। भारत में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 1,50,236 रुपये है। अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 में राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान में गरीबी का जो प्रतिशत है वो 29.46% है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इसके संबंध में और कुछ बातें। तो वर्ष 2021 में नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर 3 आयामों को, जी हाँ 3 आयामों को आधार मानते हुए बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किए थे, जिसमें जो निष्कर्ष मुख्य रूप से सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी स्तर कहाँ पे है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा है 51.1%। न्यूनतम गरीबी अगर बात की जाए तो न्यूनतम बहुआयामी जो गरीबी स्तर है वो केरल का है 0.7%, और राजस्थान में गरीबी का स्तर 29.46% है। राजस्थान में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी स्तर वाला जो जिला अगर पूछ लिया जाए तो बाड़मेर है, जहां पर 56.13% है गरीबी का स्तर, और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी स्तर वाला जिला अगर बात की जाए तो झुंझुनू है 12.80%। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 में विभिन्न परियोजनाएं तथा सूची 2 में वित्त पोषित करने वाली संस्थाओं के इसमें नाम दिए गए हैं। सही सुमेलित कौन सा है? जैसा कि आप सभी को पता है दिए गए हैं राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना जो वित्त पोषित संस्था JICA दिया गया है। दूसरा दिया गया है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम WB यानी वर्ल्ड बैंक। तीसरा दिया गया है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम ADB यानी एशियाई विकास बैंक। इसके अलावा रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना, इसके लिए दिया गया है NDB। तो इसमें आपको बता दें कि जो सही कथन बताना है, जैसे इसमें दिए गए हैं ऑप्शन मिलाने वाला है, तो इसमें आपको बता दें कि तो पहला है जो, जी हाँ पहला दिया गया है राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना, उसको हम मिलाएंगे JICA की अगर बात की जाए यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, वो इसकी वित्त पोषित संस्था है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहले को A से मिलाना है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जी हाँ, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो NDB के सहयोग से चलाया जा रहा है, यानी ADB के सहयोग से, ADB के सहयोग से चलाया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक यानी B को मिलाना है 3 से, तो इसमें B को देखो 3 से मिला रहा है, एक तो इसमें मिला रहा है, लेकिन ऑप्शन B सही हो जाएगा क्योंकि पहले को A से मिलाना है यानी JICA से मिलाना है, यानी B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। JICA जो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना जिसकी वित्त पोषित संस्था है। इसके अलावा ADB है जो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की वित्त पोषित संस्था है। इसके अलावा C को मिलाना है इसमें 2 से, यानी राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से वित्त पोषित की जा रही है। इसके अलावा रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना, ये NDB के सहयोग से की जा रही है। इसके अलावा आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो राजस्थान में विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं और कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो ये आप रट लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना JICA यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके अलावा JICA के सहयोग से भी राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना भी संचालित की जा रही है। KFW के सहयोग से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो ADB के सहयोग से चलाया जा रहा है। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना जो ADB के सहयोग से ही चलाई जा रही है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये भी ADB के सहयोग से। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना JIC के सहयोग से। इसके अलावा रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना, ये NDB के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की जो परियोजना है वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय, ये भी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके अलावा फ्लोरोसिस कार्यक्रम का जो चौथा चरण है
ये भी आपको बता दें कि JICA चौथा और दूसरा चरण भी JICA के सहयोग से ही चलाया जा रहा है। द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान वित्त निगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1951 में की गई थी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत इसकी स्थापना 1955 में ही की गई थी। यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए यहाँ पर गलत है, 1951 की जगह 1955 आएगा। दूसरा दिया गया है वित्त निगम नवीन उद्योगों की स्थापना उनके विस्तार के लिए वित्तीय ऋण की सहायता करना है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ये 200 लाख रुपए तक का ऋण वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाता है। ये भी सही है। तीसरा अगला दिया गया है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का वित्त पोषण राजस्थान वित्त निगम द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारे ही सही है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके संबंध में और कुछ बातें। तो राजस्थान वित्त निगम अगर बात की जाए तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना करना और विद्यमान उद्योगों के लिए जो विस्तारीकरण हेतु नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो वित्तीय सहायता के रूप में इसमें उपलब्ध करवाना होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान में लघु औद्योगिक इकाइयों तथा हस्तशिल्प को सहायता प्रोत्साहन देने हेतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की सुविधा के प्रदान करने के उपक्रम में क्या नाम है। तो राजसिको द्वारा ये प्रदान किया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट कुछ बातें। तो राजसिको की अगर बात की जाए तो राजस्थान लघु उद्योग निगम, जी हाँ राजसिको जो राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है और इसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 3 जून 1961 को की गई थी। मुख्य उद्देश्य लघु औद्योगिक इकाइयों हस्तशिल्पियों को सहायता देना, प्रोत्साहन देना तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करवाना है। मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यावसायिक एवं प्रोत्साहन गतिविधियाँ इसमें आयोजित की जाती है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा योजना, राजस्थान हस्तशिल्प एवं दस्तकारी कोष योजना, वुड सीजनिंग प्लांट एवं कॉमन सर्विस सेंटर, लघु इकाइयों को कच्चे माल की सहायता देना और निर्यात प्रोत्साहन हेतु आधारभूत सुविधाएं इसमें उपलब्ध करवाना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान में रिको द्वारा विकसित स्पेशल इकोनॉमिक जोन तथा उनकी स्थिति दी गई है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक इसमें गलत दिया गया है, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मानसरोवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कापरडा जोधपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा RNB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ये खारा बीकानेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा सोमानी वर्कस्टेड लिमिटेड खुशखेड़ा भिवाड़ी, ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड बोरानाड़ा जोधपुर, तो ये गलत है, क्योंकि जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड बोरानाड़ा जोधपुर दिया गया ये जोधपुर में नहीं है, ये कालावाड़ जयपुर में है। तो यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम विनियोजन निगम लिमिटेड रिको की स्थापना 1969 में की गई थी। सबसे पहले ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिको की स्थापना 1969 में की गई थी। मुख्य उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और उद्योग को वित्तीय और ऋण सहायता इसमें उपलब्ध करवाना है। रिको द्वारा विकसित प्रमुख पार्क और जोन कौन कौन से आइए देखते हैं। तो एग्रो फूड पार्क, जी हाँ रानपुर, कोटा, बोरानाड़ा जोधपुर, गंगानगर और अलवर, जी हाँ खाद्य प्रसंस्करण के लिए एग्रो फूड पार्क है वो रिको द्वारा विकसित किए गए हैं। मसाला पार्क कहाँ पर है, जोधपुर और कोटा, जी हाँ मसाला पार्क है। जो स्पाइस पार्क है मसाला पार्क जोधपुर और कोटा में है। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में खाद्य प्रसंस्करण के लिए इसकी स्थापना की गई है। स्टोन पार्क कहाँ पर है, तो आपको बता दें कि स्टोन पार्क सीतापुरा जयपुर, विष्णोदा जयपुर और मासलपुर करौली में है, पत्थर उद्योग के क्षेत्र में। इसके अलावा रिको सेज जो सीतापुरा जयपुर में है, जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में। रिको सेज डी नोटिफाइड है बोरानाड़ा जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट के लिए। सोमानी वर्कस्टेड लिमिटेड खुशखेड़ा भिवाड़ी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए। मानसरोवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जी हाँ ये कापरडा जोधपुर में है, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में। वाटिका जयपुर सेज डेवलपमेंट लिमिटेड ये भी जयपुर में है, IT के क्षेत्र में। इसके अलावा RNV इंफ्रास्ट्रक्चर ये खारा बीकानेर में है, टेक्सटाइल ऊन और गलीचा के लिए। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड ये कालवाड़ जयपुर में है, हैंडीक्राफ्ट के लिए। और इसके अलावा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड ये कालवाड़ आपको बता दें कि IT और इंजीनियरिंग के लिए भी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है। तो इजी क्वेश्चन है। जो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर,
यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये जानते हैं कुछ और बातें। तो सूती वस्त्र उद्योग जो राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 17 जून 1889 में ब्यावर अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी, जो निजी क्षेत्र की कर्नल डिक्सन एवं सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई थी। जो पहली सूती वस्त्र मिल राज्य में 9 अगस्त 1906 में, दूसरी मिल है वो ब्यावर में ही एडवर्ड मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। तो दूसरी की स्थापना है वो 1906 में की गई थी 9 अगस्त को। 1925 में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना ये भी ब्यावर अजमेर में ही की गई थी। तो सारी अगर पूछ ली जाए पहली दूसरी तीसरी तो अजमेर ब्यावर आपका सही जवाब होना चाहिए। इसके अलावा 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा वस्त्र नगरी में इसकी स्थापना की गई थी। 1942 में महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली में स्थापित की गई थी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल 1942 में स्थापित की गई महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड पाली में। वर्तमान में अगर बात की जाए तो टोटल 34 स्पिनिंग मिलें हैं, जिसमें 14 मिलें भीलवाड़ा में हैं। इसलिए भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी तथा मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क है वो बनाया गया, जिसे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस फॉर टेक्सटाइल घोषित किया गया है। राज्य में 3 सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें हैं, जिसमें इन तीनों मिलों में से गुलाबपुरा जो भीलवाड़ा में है, गंगापुर जो भीलवाड़ा में है, इसके अलावा गंगानगर कताई मिल जो हनुमानगढ़ को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग तथा इसमें आपको बता दें कि जो राजस्थान में जिनिंग मिल संघ लिमिटेड जयपुर की स्थापना इसमें की गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्पादों के युग्म दिए गए हैं, इसमें से कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है? जी हाँ, सही नहीं है, ये छांटना है। तो पहला दिया गया है जयपुर के लिए जो टमाटर है वो इसमें घोषित किया गया है, तो एग्रो प्रोडक्ट है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है झुंझुनू के लिए लेमन यानी नींबू घोषित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है जोधपुर, जी हाँ, जोधपुर के लिए जीरा घोषित किया गया है, तो ये गलत है क्योंकि जोधपुर के लिए गुआरगम जो निर्यातक है, तो ये इसमें होगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया धौलपुर के लिए आलू चिप्स है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं और कुछ बातें। तो केंद्र सरकार द्वारा ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देश के विभिन्न जिलों की निर्यात संभाव्यता की समीक्षा करते हुए निर्यात योग्य उत्पादों का चयन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक चरण में 27 राज्यों के 103 जिलों के 106 उत्पादों की पहचान की गई थी, जिसमें राजस्थान के 2 उत्पाद जिसमें ब्लू पॉटरी जयपुर और मकराना संगमरमर नागौर जो 106 उत्पादों में शामिल है। इसके अलावा जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर जिला उत्पादों में जो हैंडीक्राफ्ट एवं खाद्य उत्पादों में गुआरगम है वो निर्यातक है, तो इसमें जीरा नहीं था, यानी गुआरगम और हैंडीक्राफ्ट एवं खाद्य उत्पादों के लिए जोधपुर प्रचलित है। जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत नहीं आता है? जी हाँ, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो आपको बता दें कि जयपुर बोरानाडा जोधपुर निवेश क्षेत्र है वो नहीं आता, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाकी सारे ही इसमें आते हैं। आइए जानते हैं और कुछ बातें। तो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके तहत फ्रेट कॉरिडोर के 150 किलोमीटर क्षेत्र को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत आपको बता दें कि इसमें विकास की परिधि में राज्य के 22 जिले आते हैं। जी हाँ, 22 जिले हैं वो राज्य के आते हैं। प्रदेश में 5 क्षेत्र इसमें विकसित किए गए हैं। पहला कौन सा है? खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन। दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा दिया गया है अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र और चौथा है राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र तथा पांचवा दिया गया है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। तो ये सारे ही क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। 11 क्वेश्चन है, माफ़ करना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।